हेलो नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। ये जो ऑफिशियल अपडेट हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, ये है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज से। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरजेएस का बहुत ही जल्द एग्जामिनेशन होने वाला है और उसी का आज मैं प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी लोगों के सामने सॉल्व कराने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन को यहां पे हम डिटेल में समझने का काम करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो आइए एक एक क्वेश्चन करके हम यहां पे सॉल्व करने वाले हैं। आपको यहां पर दिख रहा होगा राजस्थान न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2011। जी हाँ साथियों, इसी को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे वो दोनों लैंग्वेजेस में आपको बाइलिंगुअल आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर पहले क्वेश्चन की हम बात करें जो कि 2011 में आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था, वो कौन सा क्वेश्चन 2011 के एग्जामिनेशन में आपसे राजस्थान के द्वारा पूछा गया था। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, कह रहा है कि लोक स्थान पर, ये क्वेश्चन मैं आपको अभी इंग्लिश में भी दिखाने वाला हूं, दोनों लैंग्वेजेस में शेयर करने वाला हूं। कह रहा है लोक स्थान पर धूम्रपान। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे कुछ लोग होते हैं स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कहीं भी पब्लिक प्लेस पे खड़ा होकर के, तो आप समझ सकते हैं कि लोक स्थान पर खड़ा होकर के अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्मोकिंग किया जा रहा है तो ये क्या है? ये संविधान का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा है। तो यही क्वेश्चन हमसे हमारे एग्जामिनेशन में 2011 में हमसे पूछा गया था। लोक स्थान पर धूम्रपान वर्जित होना संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसका उल्लंघन माना गया है? हमारे पास तमाम प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हो सकते हैं, सभी के सभी हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि क्या करता है? वायलेट करता है। क्या करना? अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर खड़ा होकर के सिगरेट पी रहा है तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 14 दे रहा है। क्या कोई धूम्रपान के लिए आपके पास कोई केस लॉ भी है? जरूर होगा केस लॉ, और मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि आप लोग जरूर केस लॉ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि कौन सा केस लॉ इसके लिए बनाया गया है। ये तो आपका आर्टिकल नंबर 14 यहां पे होगा नहीं। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 की। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहना चाहता है? तो आर्टिकल नंबर 20 ऐसा सच कुछ नहीं कहना चाहता है। इसको लेकर के हम इसी के इर्द गिर्द घूमने का काम करेंगे। यह बात कौन करता है? आर्टिकल नंबर 21 करता है। एक केस लॉ आया था मुरली यस देवड़ा। जी हाँ साथियों, इसी केस लॉ में बताया गया था कि आप सार्वजनिक प्लेस पे खड़े होकर के आप सिगरेट, बीड़ी, इन सभी चीजों का आप सेवन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिगरेट तो आप पी रहे हैं लेकिन जो आपके बगल में खड़ा व्यक्ति है कहीं ना कहीं धुआं उसके भी नाक में जा रहा है और वो उस धुएं को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। इसीलिए इसको संविधान का उल्लंघन माना गया है कि आप सार्वजनिक स्थान पर खड़े होकर के सिगरेट इत्यादि को आप नहीं पिएंगे, और आर्टिकल 25 भी यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर मार्क किया गया है, ये सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर मार्क किया गया है। तो इस नेचर के क्वेश्चन आरजेएस के एग्जामिनेशन में 2011 में आप सभी लोगों से पूछा जाने का काम किया गया था। फिर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहा गया था 2011 में। देखिए, क्वेश्चन के नेचर को हम समझने का काम करेंगे। जितने शानदार तरीके से हम क्वेश्चन के नेचर को समझेंगे उतना ही बेहतर तरीके से हम अपने आंसर की मार्किंग करते रहेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस निर्णय से यह अभी निर्धारित किया गया कि दूरभाष, किसकी बात कर रहा है? तो दूरभाष का मतलब होता है टेलीफोन की बात कर रहा है। और जब हम टेलीफोन की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है टेलीफोन का टैप करना सबसे हमारे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन माना गया। मान लीजिए कि मैं और आप किसी से पर्सनल चैट कर रहे हैं, पर्सनल बात कर रहे हैं, और उसको क्या किया गया? किसी के द्वारा टेप किया गया, किसी के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया गया। तो जाहिर सी बात है कि हमारे एकांतता के अधिकार का क्या किया गया? उल्लंघन किया गया। यह बात किस केस लॉ के अंतर्गत बताने का काम किया गया है? राइट टू, जो हम प्राइवेसी की बात करते हैं, निजता का अधिकार की बात करते हैं, अगर हमारे निजता के अधिकार का कोई वायलेशन कर रहा है तो उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट यहां पे दिया गया है? तो पहला अगर हम जजमेंट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को आप यहां पर देखे होंगे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। किसकी बात कर रहा है?
पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के मामले में इस टाइप की बात को हमको देखने के लिए मिला था क्या? फोन टैपिंग करने की बात का उल्लंघन हमको देखने के लिए मिला था क्या? तो जी हाँ साथियों, इसी केस के अंतर्गत हमको ये मामला देखने के लिए मिला और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो यही ए वाला ही किया जाएगा। लेकिन हमें सभी के सभी ऑप्शंस को यहाँ पे पढ़ना है क्योंकि हर एक ऑप्शन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र राज्य बना मुरली देवड़ा, जो अभी आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़ करके यहां पे आए हैं, धूम्रपान वाला, यही वाला ऑप्शन, यही वाला यहां पे जो आपको केस लॉ देखने के लिए मिल रहा है। मैंने केस लॉ भी एट दैट टाइम बताया था कि मुरली एस देवड़ा का एक मामला आया था। तो कौन सा मामला है? यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन में आपको यहां पे इसका केस लॉ भी देखने के लिए मिल गया। तो इसी प्रकार से जब एक एक चीजों को आप कवर करते हुए चलेंगे तो हर एक चीज आपके लिए आसान हो जाएगी और एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कंटेंट देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य का और मिस्टर एक्स बनाम अस्पताल जेड, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है और इन सभी जजमेंट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इन सभी केस लॉ को यहाँ पे रखने का काम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे पास है और उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे पास पार्ट 3 भी है और पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया गया है। आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं कि किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल के बीच में हमको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में हमको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया गया है। तो यहां पे जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां पे 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं। 2011 का प्रीवियस ईयर पेपर है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का, उसी में ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था और क्वेश्चन में सिंपल सा पूछने का काम किया जा रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा हमारा मूल अधिकार नहीं है। बस इतना ही क्वेश्चन पूछना चाहता है। कह रहा है हड़ताल का अधिकार। पहले अगर हम ऑप्शंस को यहां पे अच्छे से पढ़ने का काम करते हैं तो कह रहा है हड़ताल का अपराध। क्या हड़ताल करने का अपराध अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है? ऐसा कहां हम लोगों ने पढ़ा है कि अधिकार करने का अधिकार कि हड़ताल करने का हमारा मूल अधिकार है? ऐसा नहीं है। यही हमारा जो यहाँ पे निगेटिव टर्मिनोलॉजी में जो नहीं लगा करके क्वेश्चन पूछा है, जिस निगेटिव टर्मिनोलॉजीज में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे आंसर्स देने की आवश्यकता है। उससे डेरोगेट करके हमको आंसर देंगे तो हमारा नंबर वहां पे रिड्यूस होगा। अब यहाँ पर दे रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जाहिर सी बात है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया है। समता के अधिकार की बात करते हैं, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं करेक्ट ऑप्शन की, तो ये हमारा पे ए यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन के तौर पे मार्क किया जाएगा। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है और इन तीनों के बारे में भी मैंने आप सभी लोगों से एक एक करके बताने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी समझना आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम क्वेश्चन के नेचर को समझ जाएंगे तो आसानी से हम आंसर की मार्किंग करते हुए चलेंगे। और मैं आप सभी लोगों से ये बात बताना चाहता हूं कि जब तक आरजेएस एग्जामिनेशन आपका होने वाला है तब तक जो भी आज तक के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए हैं उन सभी एग्जामिनेशन का मैं प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी लोगों के सामने सॉल्व कराने वाला हूं। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता का विस्तार किया जा सकता है। अब जो उच्चतम न्यायालय हमारे है उसका जो आधिकारिकता है, मीन्स कि जो उसके पास पावर है, उसका विस्तार किया जा सकता है। अब ये जो पावर है, पावर का विस्तार कौन कर सकता है? क्या अगर हम उच्चतम न्यायालय से कहें तो क्या स्वयं उच्चतम न्यायालय अपने पावर का विस्तार कर सकता है? ऐसा उसके पास पावर है? तो क्या नहीं पावर इस पर टाइप का है? मैं कहूं कि मैं अपना पावर खुद विस्तार कर ले रहा हूं, ऐसा नहीं है। पावर विस्तार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी अथॉरिटी के द्वारा हमको पावर देना पड़ेगा। और वो कौन सी अथॉरिटी है जो कि क्या करेगी, उच्चतम न्यायालय को ये पावर देगी कि आप अपने जुरिस्डिक्शन को, आप अपने अधिकारिता को क्या कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहां पे दे रहा है संसद की विधि के द्वारा।
क्या ये चीज अगर हमको बढ़ाना होगा तो हम संसद में एक विधि बना करके, एक कानून बना करके इसको क्या कर सकते हैं, इस अधिकारिता को हम बढ़ा सकते हैं। यही यहां पे हमारा पहला तो करेक्ट ऑप्शन यही होगा। लेकिन हमें उत्तेजित नहीं होना है, हमें चारों के चारों ऑप्शंस को पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है और प्रीवियस ईयर पेपर में से लगभग कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में, अपकमिंग एग्जामिनेशन में मिल ही जाते हैं। सेकंड दे रहा है संसद के प्रस्ताव के द्वारा। क्या ये ऑप्शन आपको रिलेवेंट यहां पे लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। प्रस्ताव जैसी क्या बात है, प्रस्ताव जैसी कुछ बात होती नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन सी कर रहा है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यहां पे एक ऑप्शन हो सकता है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लेकिन यहां पे हम सबसे ज्यादा अगर महत्व देते हैं तो किसको देते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर महत्व देने का हम काम करते हैं तो इसी महोदय को सबसे ज्यादा हम लोग महत्व देते हैं, इसी संसद महोदय को। यही वो जगह है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अधिकारों को विस्तृत कर सकते हैं, नए कानून को बना सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। ये कौन है, ये संसद है और संसद के द्वारा ही किया जाएगा। तो यहां पे ये हमारा एप्रोप्रिएट आंसर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास डी वाला ऑप्शन है, करे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से विचार विमर्श के पश्चात भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये भी ऑप्शन यहां पे एप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है। तो अगर इस नेचर के हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो हमारे लिए जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा हम उसी एप्रोप्रिएट आंसर की ही मार्किंग करेंगे, अन्यथा कोई भी ऑप्शंस की हम मार्किंग करते हुए नहीं चलेंगे। तो यहां पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन मार्क किया जाएगा साथियों, 4th नंबर का, वो ए वाला ही करेक्ट आंसर यहां पे मार्क किया जाएगा। तो क्वेश्चन के नेचर को आप समझते हुए चलिए, जितना शानदार तरीके से आप क्वेश्चन के नेचर को समझेंगे उतना ही शानदार तरीके से आप अपने आंसर की भी मार्किंग करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने आप सभी लोगों से यही कहा था कि जो क्वेश्चन हम हिंदी में पढ़ेंगे वही सेम क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हम इंग्लिश में भी पढ़ते हुए चलेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने हिंदी में देखा है, सेम एज यूजुअल क्वेश्चन आपको यहां पे इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने बैन ऑन स्मोकिंग की बात की गई थी पब्लिक प्लेस पे, तो ये आप लोगों ने देखा था कि आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड ये मामला हम लोगों ने कहीं ना कहीं सॉल्व करने का काम किया था। साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड टू द टेलीफोनिक टैपिंग एंड इन्वेंशंस राइट ऑफ प्राइवेसी। तो ये वाला भी आप लोगों ने पढ़ा था, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था। ये वाला ए वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होगा। मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने हिंदी वाले में इतना डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों का बन रहा था कि विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो हम लोगों ने देखा था कि राइट टू स्ट्राइक जो होता है ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं होता है। जब हम आर्टिकल की हम बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच पढ़ते हैं, तब हमको ऐसा राइट कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है कि राइट टू स्ट्राइक हम लोग कर सकते हैं। इस नेचर का राइट हमको कभी देखने के लिए आज तक नहीं मिला है, न कभी मिलेगा। राइट टू स्ट्राइक की अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बी इनलार्ज्ड बाय दी, किसके द्वारा इनलार्ज किया जा सकता है? तो ये मैंने आपको ऑप्शंस एप्रोप्रिएट आंसर बताने का काम किया गया था कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसको क्या किया जा सकता है, इनलार्ज किया जा सकता है, अन्यथा किसी के द्वारा भी इनलार्ज इसको नहीं किया जा सकता है। इसका जो मैंने ऑप्शन आपके सामने शेयर किया था वो ए वाला ऑप्शन मैंने शेयर किया था। तो इस नेचर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन रहे हैं और इन्हीं सभी चीजों को हम यहाँ पे क्या करते हुए चलेंगे, एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? हम फिर से यहाँ पे धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम तो एप्रोप्रिएट है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझाना चाहता हूं। जब आप क्वेश्चन के नेचर को समझ लेंगे तो एक एक चीज आपके मुट्ठी में होगी। कर है समवर्ती सूची। जब हम सूची की बात करते हैं साथियों तो हमारे पास पता है कि हमारे पास सूची में एक शेड्यूल नंबर 7 है, वहां पे हमें 3 प्रकार की सूचियां दे रखी हैं। राज्य सूची की हम बात करते हैं, समवर्ती सूची की बात करते हैं और साथ ही साथ संघ सूची की बात करते हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे हमारे से समवर्ती सूची के बारे में बात कर रहा है। कर रहा है समवर्ती सूची के विषय पर राज्य की विधि उसी विषय पर केंद्रित विधि पर कब अग्रगण्य होगी।
अब ये चीज जो यहां पे दे रखा है हमको इसको समझने की आवश्यकता है। ऑप्शन को देखिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये ऑप्शन यहां पे एप्रोप्रिएट नहीं है। जो एप्रोप्रिएट होगा उसी को हमें क्या करना है, उसी को हमें टारगेटेड करते हुए चलना है, इत्यादि नहीं। ऑप्शन नंबर बी की हम बात करते हैं, जब वह केंद्रीय विधि के पूर्व बनी हो, यह भी ऑप्शन यहां पे करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, जब केंद्रीय विधि की अधिनियमितता के पूर्व उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी हो। जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, तो समवर्ती सूची से रिलेटेड है। और मैंने आप सभी लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि 3 लिस्ट हमारे पास होता है, तो समवर्ती सूची की जब बात आएगी तो यही हमारा ऑप्शन यहां पे क्या माना जाएगा, यही करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। डी वाले ऑप्शंस को भी हमें पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों से कहा है कि किसी भी ऑप्शन को देख करके बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं हो जाना है कि नहीं इसका जो ऑप्शन होगा यही करेक्ट ऑप्शन इसका मार्क किया जाएगा। कहा जा रहा है, जब राज्य विधायिका में विधेयक के रूप में पूरा स्थापित के पूर्व राष्ट्रपति की सम्मति मिल चुकी हो, तो यह भी यहां पे इसका ऑप्शन एप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है। जो इसका ऑप्शन एप्रोप्रिएट हो रहा है दोस्तों, वो सी वाला ही ऑप्शन इसका एप्रोप्रिएट हो रहा है। और क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग्स में हमें क्या करना होता है, आंसर की मार्किंग करनी होती है। जितना शानदार क्वेश्चन रहेगा उतना ही शानदार तरीके से हम उसके ऑप्शंस की भी मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है संसद की लोक लेखा समिति। आप सभी लोगों को पता है कि एक लोक लेखा समिति होता है, और उसी लोक लेखा समिति के बारे में यहां पे हम चर्चा कर रहे हैं। और ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। संसद की लोक लेखा समिति के सभापति को निम्नलिखित में से कौन नामांकित करता है, किसके द्वारा नामांकित किया जाता है? क्या वह नामांकित भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं। बात किसकी कर रहा है, संसद की बात कर रहा है। हमें क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ही उसके आंसर को क्या करना है, मार्क करना है। भारत का राष्ट्रपति करता है, ऐसा तो हमने प्रोविजन कभी आज तक नहीं पढ़ा कि अगर हम लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो लोक लेखा समिति का नामांकित कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। लोकसभा का अध्यक्ष, जी हां साथियों, इसके अकॉर्डिंग्स में ये ऑप्शन जो है ये 100% एप्रोप्रिएट है, और यही इसका क्या माना जाएगा, यही इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आप देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क किया जाएगा। राज्यसभा के सभापति की अगर हम बात करते हैं तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। जो ऑप्शन करेक्ट होगा हम उसी ऑप्शन की चर्चा करेंगे, अन्यथा किसी भी ऑप्शन की हम चर्चा यहां पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? कह रहा है कि राज्य विधायिका के द्वारा बनाया गया विधान, जो राज्य विधायिका होता है उसके द्वारा अगर किसी भी प्रकार का विधान बना दिया जाता है तो ये क्या होता है, इसको किस नेचर का हम विधान मानते हैं? अगर राज्य विधायिका के द्वारा बनाया जाता है कोई विधान तो क्या हम उसे अधीनस्थ विधायिका मानते हैं? तो ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। क्या हम उसे उच्चतम विधायिका के नाम से हम लोग जानते हैं? किस नाम से हम उसको जानते हैं? तो जो यहां पे अगर हम राज्य विधायिका की बात करते हैं साथियों, तो इसका यही करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। उच्चतम विधान, इसको उच्चतम विधान के रूप में माना जाएगा। इसको स्वायत्त विधायन है ये नहीं माना जाएगा, इसको प्रायोजित विधायन है ये नहीं माना जाएगा। जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में जो हमारा ऑप्शन माना जाएगा, जो आंसर मार्क किया जाएगा, वो बी वाला ही ऑप्शन यहाँ पे मार्क किया जाएगा, और यही क्या होगा, यही करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें पढ़ने की, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें समझने की आवश्यकता है। अब देखिए, कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। अब आप समझ सकते होंगे तभी से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मींस की 7 क्वेश्चन आप सभी लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कहीं ना कहीं वो पूछने का काम किया है। तो आपको एक टेंटेटिव आइडिया भी लगता जा रहा होगा कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा है, अब हम यहाँ पे सीपीसी सॉल्व करने वाले हैं, तो हमें ये भी एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ सीपीसी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के अधीन किस वाद के
किस वाद के समक्ष लंबित रहने के दौरान न्यायालय दूसरे वाद को क्या कर सकता है? न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो न्यायालय दूसरे वाद को क्या कर सकता है? ग्रहण कर लेता है या उसके विचारण के बारे में जो भी वॉट एवर थिंग्स होगा वो बताने का काम करेगा। हम एक एक ऑप्शंस को यहाँ पे रीड करेंगे और उसी ऑप्शंस के ही अकॉर्डिंग में हम एक एक क्वेश्चंस की मार्किंग यहाँ पे करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है कि ग्रहण और इसका विचारण कर सकता है। किसकी बात कर सकते हैं साथियों? ग्रहण और इसका विचारण कर सकता है, जो सेक्शन नंबर 9 के ही अकॉर्डिंग्स में बात कर रहा है। तो सेक्शन नंबर 9 के अकॉर्डिंग्स में ये बात नहीं सही है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ग्रहण और इसका विचारण नहीं कर सकता, यह भी बिल्कुल गलत बात कर रहा है, ये यहां पे रेलेवेंट बात है ही नहीं है। तीसरे ऑप्शन को कहते हैं ग्रहण तो कर सकता है पर उसके विचारण की कार्यवाही नहीं कर सकता है। जो एप्रोप्रिएट आंसर मार्क किया जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 8 को आप फिर पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को मैच करिए। कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के अधीन किस वाद के समक्ष लंबित रहने के दौरान न्यायालय दूसरे वाद को क्या कर सकता है? ग्रहण तो कर सकता है पर उसके विचारण की कार्यवाही नहीं कर सकता है। यह बात क्वेश्चन के साथ साथ अगर इस बात को आप मैच करके पढ़ेंगे तो ये यहां पे इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क किया जाएगा और यही इसका करेक्ट आंसर भी होगा। ऑप्शन डी कर रहे हैं न तो ग्रहण कर सकता है और न ही कार्यवाही कर सकता है। यह बात तो बिल्कुल इररिलेवेंट कर रहा है, न तो ग्रहण कर सकता है और न किसी प्रकार की कार्यवाही कर सकता है। अब आप देखते हुए चल रहे होंगे, समझते हुए चल रहे होंगे कि किस तरह से वो ट्रेंड को अपने चेंज करता हुआ चल रहा है और ट्रेंड को चेंज करना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें वही चीज समझना है जिस चीज की हमने समझ नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग इंग्लिश में देखिए। मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि दोनों लैंग्वेजेस में मैं आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है? कह रहा है कि when can a state law on a subject in the concurrent list get precedent over a central law द सेम सब्जेक्ट की बात कर रहा था। तो सेम सब्जेक्ट की अगर हम बात कर रहे थे तो सेम सब्जेक्ट में हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट हो रहा था? तो सेम सब्जेक्ट में हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा था। इफ इट हैड गॉट द प्रेसिडेंट एसेंट बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ द सेंट्रल लॉ की बात कर रहा था। जो क्वेश्चन पे हम लोगों ने टाइम दे दिया, बस हम इंग्लिश में यहां पे रीड करेंगे और उसको आगे चलते हुए बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेजेस में। Who out of the following nominates the chairman of the Public Accounts Committee of the Parliament की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? तो मैंने आप सभी लोगों से ऑलरेडी बता रखा है कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा ही होता है और इन्हीं के द्वारा नॉमिनेट करने का काम यहां पे किया जाता है। अदर किसी अथॉरिटी के द्वारा यहां नॉमिनेट करने का काम नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता है? कह रहा है कि अ लेजिस्लेशन मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन के नाम से इसको जानने का, समझने का हम काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, मैंने आप सभी लोगों से बताया था कि ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा है और 8 नंबर के जो ऑप्शन हमने यहां पे आप सभी लोगों से बताए थे वो सी वाला बताया था, शैल नॉट प्रोसीड टू ट्रायल थ्रू मे बी एंटरटेन सेकंड सूट की बात यहां पे की जा रही है। तो अभी तक जो भी मैंने बताया उसको मैंने दोनों लैंग्वेजेस में आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट्स को यह परेशानी ना हो कि हमको जो मटेरियल, हमको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेजेस में है या फिर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेजेस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहना चाहता है? इस क्वेश्चन को आप समझने का काम करिए। कह रहा है कि अन्य राज्य की डिक्री को वैधिकारी के आधार पर निष्पादित करते समय न्यायालय में, अब न्यायालय में हम क्या कर सकते हैं? इसी क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग्स में आपको ऑप्शंस पढ़ना है। जिस तरह से क्वेश्चन यहां पे इनकम्प्लीट आपको दिख रहा है, यहां पे डॉट 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 आप लगाइए, उसी के अकॉर्डिंग्स में आप ऑप्शंस को पढ़ते हुए चलिए, देखिए आपका आंसर आपके पास ही होगा। फिर क्वेश्चन को हम एक बार रिपीट करते हैं। अन्य राज्य की डिक्री को
वैतिकारी के आधार पर निष्पादित करते समय न्यायालय उस डिक्री को उसी प्रकार निष्पादित कर सकता है जैसे कि उसने स्वयं उसको पारित किया हो। ये जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है 1908 सीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस नेचर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी नेचर में यहां पे क्या आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम 9 नंबर की बात करते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में इसका एप्रोप्रिएट आंसर ए वाला ही ऑप्शन यहां पे मार्क किया जाएगा। लेकिन हमारे पास एप्रोप्रिएट टाइम है, हम घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम हमें क्या करना चाहिए, हमें चारों के चारों ऑप्शंस को प्रॉपरली रीड करते हुए चलना चाहिए। बी ऑप्शन आपका यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि निष्पादन के संबंध में सभी प्रश्न तय कर सकती है। यह बात गलत है। जिस नेचर में क्वेश्चन पूछ रहा है उस नेचर में यहां पे ऑप्शन हमें रिसीव नहीं हो रहा है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा है, कोई अनुषंगिक और परिणात्मक उपचार प्रदान कर सकता है। यह भी यहां पे एप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है, इसको भी हम हटा देंगे। डी वाले में कह रहा है उस राज्य के जुर्माना, प्रभार, सस्ती, कर या पंचाट निर्णय की डिक्री को निष्पादित नहीं कर सकता है, तो यह भी यहां पे इनकम्प्लीट है। जो कंप्लीट था हमने आपके सामने शेयर करने का काम किया कि क्वेश्चन नंबर 9 का अगर आप ऑप्शन यहां पर देखना चाहेंगे तो वो ए वाला ही यहां पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में ये रिस्पॉन्स शेयर कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? कह रहा है कि वह न्यायालय जिसको डिक्री निष्पादित करने के लिए आंतरित की गई है निष्पादन करते समय। अब क्या निष्पादन किया जा रहा था, किस प्रकार की डिक्री की हम यहां पे बात कर रहे हैं? तो हम अगर सीपीसी पढ़ते हैं, हम ऑर्डर की बात करते हैं, रूल की बात करते हैं, सेक्शंस की बात करते हैं, हर एक चीज को एक साथ एक कंपैरिजन में लेकर के चलते हुए बनते हैं। यहां पे क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग्स में ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है कुर्की का आदेश नहीं दे सकता। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में यहां पे कुर्की का आदेश नहीं दे सकता। ऑप्शन नंबर बी की हम बात करते हैं, मृत निर्णित ऋण के विधिक प्रतिनिधित्वों के विरुद्ध निष्पादित नहीं कर सकता। यह भी यहां पे इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, इसको भी हम यहां से रिमूव करने का काम करेंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि निष्पादन के लिए डिक्री को अन्य न्यायालय को नहीं भेज सकते। यहां पे यह भी एप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बच रहा है, इस ऑप्शंस को भी हमें रीड आउट करना है। डिक्री के अंतरिति को प्रेरणा से निष्पादन का आदेश नहीं दे सकता। जो क्वेश्चन हमारा पूछा है उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा साथियों, 100% करेक्ट माना जाएगा। इसी नेचर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। मैंने टाइम तो लिया 10 क्वेश्चन बताने में, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना, इस क्वेश्चन को समझाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करा करके कहां भाग करके हमको जाना है, कहीं भाग करके नहीं जाना है। लेकिन अगर आपका एक क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वो क्वेश्चन आप कभी भी भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 को यहीं पे देखने का काम करेंगे कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है किसी डिक्री का अंतरिति। अब डिक्री के अंतरिति के बारे में बात कर रहा है। जिस नेचर में क्वेश्चन होगा उसी नेचर में हम आंसर भी देने का काम करेंगे। तो किसी डिक्री का अंतरिति डिक्री को उसके विधिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध भी प्रवर्तित कर सकेगा। यह यहां पे इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बी वाले में, डिक्री को निर्णित ऋणी के पास उपलब्ध प्रतिभूति के विरुद्ध भी परिवर्तित कर सकेगा। यह भी यहां पे इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। सी वाले में डिक्री को निर्णित ऋण के पास उपलब्ध प्रतिभूतियों के विरुद्ध भी परिवर्तित कर सकेगा। ऑप्शन नंबर सी को अगर हम देखेंगे तो यह भी यहां पे एप्रोप्रिएट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी के पास हम चलेंगे, कह रहे समस्याओं को धारण करेगा जो मूल डिक्रीदार के विरुद्ध निर्णित ऋणी वर्जित कर सकता था। यह यहां पे इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क किया जाएगा और यही इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। जैसे जैसे हम आगे चलते हुए चल रहे हैं वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट यहां पे सीपीसी को लेकर के क्लियर होता चला जा रहा है। मैंने पहले आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड केस दिखाया, क्वेश्चंस को शेयर किया था, देन आफ्टर आपके पास सीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है खंड 75। खंड 75 के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन जब कोई कमीशन जारी किया जाता है, आप सभी लोगों को पता है कि कमीशन जारी कर दिया जाता है और कमीशन जारी
किस एक्ट के अंतर्गत किया जाता है? तो इसी 1900 एक्ट के अंतर्गत जाकर के सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत करने का काम किया जाता है। तो यदि सिविल न्यायालय का न्यायाधीश न हो तो, अगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश न हो तो क्या किया जा सकता है? उस मामले से संबंधित किसी भी साक्षी को बुला सकता है। यह क्या का न्याय है कि उस मामले से संबंधित किसी भी साक्षी को बुलाया जा सकता है? यह यहां पे एप्रोप्रिएट नहीं है। बी वाले ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े हो, बी वाले ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है कमीशन की कार्यवाहियों के दौरान पूछे गए प्रश्नों की विधिकता तय कर सकता है। पूछे गए प्रश्नों की विधिकता तय कर सकता है, यह भी ऑप्शन यहां पे करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, समय बढ़ा सकता है और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान कर सकता है, यह भी यहां पे एप्रोप्रिएट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, सस्ती या जुर्माना अधिरोपित नहीं कर सकता है और न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ नहीं कर सकता है। जो क्वेश्चन पूछा है उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में ये क्वेश्चन नंबर 12 वाला आपका जो ऑप्शन यहां पर दे रहा है, यही एप्रोप्रिएट आंसर मार्क किया जाएगा। जो क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने हिंदी में पढ़ने का काम किया, सेम एज यूजुअल क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश में आ गया। वाइल एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री ऑफ द अदर स्टेट ऑन रेसिप्रोसिटी अ कोर्ट, इसका जो मैंने ऑप्शन आप सभी लोगों को बताया था वो ए वाला बताया था। कैन एग्जीक्यूट द डिक्री इन द सेम मैनर एज इफ इट सेल्फ हैड पास इट, ये इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पे टाइम ले लिया, इसलिए इस पे ज्यादा मैं वर्क नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है अ कोर्ट टू विच डिक्री हैज बीन ट्रांसफर्ड फॉर एग्जीक्यूशन कैन नॉट वाइल एग्जीक्यूटिंग की बात कर रहा है। मैंने आप सभी लोगों से बताया था कि इसी के अकॉर्डिंग्स में जो इसका ऑप्शन करेक्ट मार्क किया जाएगा वो डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क किया जाएगा। बाय द टाइमिंग आप इसको यहां पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, द ट्रांसफरी ऑफ अ डिक्री की अगर हम बात करते हैं, जो ट्रांसफरी ऑफ डिक्री की हम बात करते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन मार्क किया जाया था वो डी वाला ऑप्शन यहां पे मार्क किया गया था। सेल होल्ड द इक्विटीज विच द जजमेंट डेटर माइट हैव इन फोर्स अगेंस्ट द ओरिजिनल डिक्री होल्डर की बात यहां पे की जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, कह रहा है कि व्हेन अ कमीशन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन नंबर 75 of the Code of Civil Procedure Code 1908, the commission if not a judge of civil court, इसकी बात यहां पे की जा रही थी। मैंने आप सभी लोगों से बताया था कि इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो डी वाला मार्क किया जाएगा। साथियों मैंने धीरे धीरे तो सॉल्व कराया, लेकिन दोनों लैंग्वेजेस में मैं आप सभी लोगों के लिए ये लेकर के आ रहा हूं और इसी प्रकार से आप लोग प्यार देंगे, इसी प्रकार से कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट्स करेंगे तो मैं आरजेएस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी उनके प्रीवियस ईयर पेपर हो सकते हैं, उन सभी को मैं आपके सामने बाय द टाइम भी धीरे धीरे लेकर के आऊंगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ, एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।